नमस्कार। आज के इस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। ये क्राइम स्टोरी पास्ट में हो चुकी एक सच्ची घटना है। अपने समय में इस जुर्म की गूंज भारत में ही नहीं विदेशों तक फैल गई थी। प्यार हुआ कॉलेज में, शादी हुई देहरादून में, सेटल्ड हुए अमेरिका में, बाप बना जुड़वा बच्चों का, और फिर अपने ही प्यार के 35 टुकड़े। चलिए शुरू करते हैं। वह शख्स जो लगभग 11 सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद था, एक दिन अदालत को खत लिखता है। बोला, मैं कुछ दिनों के लिए काल कोठरी से बाहर जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे हैं जो 18 साल के हो चुके हैं। उन्हें कई सालों से देखा नहीं है। उन्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ। अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। आप कुछ दिन के लिए मुझे बाहर भेज दीजिए। जब जज साहब को चिट्ठी मिली तो वे सोच में पड़ गए कि इस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला जाए या नहीं। दरअसल उसने जो जुर्म किया था वह बहुत भयानक था, बहुत खौफनाक था। उस जुर्म की गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में थी बल्कि पूरे दुनिया में फैल गई थी। कैदी की तरफ से कोर्ट को ऐसी चिट्ठी लिखने की खबर जब अखबारों में छपती है तो लोगों को फिर से उस हत्या की वारदात याद आ जाती है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी को इतना प्यार करने के बावजूद भी कोई ऐसी हरकत कैसे अंजाम दे सकता है। ये किस्सा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। देहरादून का एक इलाका प्रकाश नगर। यहाँ रहने वाले 38 साल के राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा करीब 57 दिनों से लापता थी। 17 अक्टूबर 2010 से अनुपमा का कोई सुराग नहीं लग रहा था। राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उम्र यही करीब 7-8 साल। राजेश पत्नी के ना मिलने से परेशान रहने लगा था। वह अपने माता पिता और ससुराल के लोगों से भी इस दुख को बयां करता। दिल्ली में रहने वाला राजेश का साला ASK चौधरी 11 दिसंबर को देहरादून आता है। वह बहनोई से कहता है, अनुपमा को गायब हुए इतने दिन बीत चुके हैं, हमें पुलिस थाने चलकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस जरूर हमारी मदद करेगी। राजेश गुलाटी इसके लिए तैयार हो जाता है। वह नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। वहीं साला ASK चौधरी सोफे पे बैठकर उसका इंतजार करता है। इसी बीच ASK के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज उसकी लापता बहन अनुपमा का था। लिखा था, भैया अब तुम मेरा इंतजार मत करो, मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी। राजेश जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, ASK तुरंत उसे इस अनुपमा का मैसेज दिखाता है और कहता है, इतने दिनों तक अनुपमा का फोन बंद था, अब अचानक उसका मैसेज आया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। राजेश कहता है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि अनुपमा हम लोगों से नाराज होकर घर छोड़ कर गई है। वह इतना नाराज है कि वापस नहीं लौटना चाहती, लेकिन तुम परेशान मत हो, वह जल्दी वापस लौटकर आ जाएगी, इसलिए हम अब थाने नहीं चलेंगे। इस पर साला कहता है, नहीं, अब हमें थाने जरूर चलना चाहिए। हम पुलिस वालों को अनुपमा का मैसेज दिखाएंगे। हो सकता है कि पुलिस बहन को ढूंढकर वापस ले आए। खैर, दोनों थाने पहुंचते हैं और अनुपमा की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराकर वापस लौट आते हैं। अभी 2-3 घंटे का ही समय बीता होगा। राजेश और ASK घर में बच्चों के साथ समय बिता रहे थे। इसी बीच 4 से 5 पुलिस वालों का घर में आना होता है। उनकी नज़र दीवार पर दुल्हन की वेशभूषा में सजी अनुपमा की तस्वीर पर पड़ता है। तस्वीर में मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लग रही थी। खैर, पुलिस वाले अनुपमा के बारे में जरूरी पूछताछ करते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं और घर से वापस जाने को उठ खड़े होते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र
घर में रखे फ्रीजर से जा टकराती है। यह एक डीप फ्रीजर था। डीप फ्रीजर आपको ज़्यादातर दुकानों में ही देखने को मिलेंगे। यह कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम रखने के काम आते हैं। पुलिस वालों का माथा टनका। घरों में तो लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राजेश गुलाटी के घर में डीप फ्रीजर क्यों रखा है? पुलिस की टीम घर की दहलीज पर पहुंची ही होती है कि वापस लौट आती है। राजेश गुलाटी से पूछा जाता है कि आखिर नया सा दिखने वाला डीप फ्रीजर घर में क्यों रखा गया है, इसका किस काम में उपयोग किया जाता है। इस पर राजेश गुलाटी का कहना है, सर बस यूं ही ले आया था। पुलिस वाला कहता है, इस पर ताला क्यों लगा हुआ है? राजेश ने कहा, अनुपमा ने इसमें ताला लगाया हुआ है, इसकी चाबी उसी के पास है, वही इसके बारे में जानकारी दे सकती है। अब पुलिस राजेश पर दबाव बनाती है। पहले तो वह तमाम तरह की अनकही करता है, बाद में टूट जाता है और अलमारी से डीप फ्रीजर की चाबी लाकर पुलिस को दे देता है। अब पुलिस डीप फ्रीजर का ताला खोलती है। उसमें भीतर काले रंग के कई सारे पॉलीथीन रखे हुए थे। सबके ऊपर सफ़ेद बर्फ जमी हुई थी। पुलिस उसमें से एक पॉलीथीन बाहर निकालती है। खोलने पर पता चला कि उसमें मीट रखा हुआ है। पुलिस वालों ने दूसरी पॉलीथीन खोली, उसमें भी मीट था। फिर तीसरी पॉलीथीन खोली, उसमें भी मीट था, पर कुछ अलग तरह का था। पुलिस ने तीसरे पॉलीथीन को बाहर निकाला। डीप फ्रीजर में रखने के कारण मीट बेहद सख्त हो गया था, साथ ही उस पर सफ़ेद बर्फ जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद बर्फ पिघल गई और मीट थोड़ा नॉर्मल हुआ। अब उस पॉलीथीन में जो दिखाई दिया उससे पुलिस वाले थर थर कांपने लगे। यह किसी इंसान के हाथ की उंगलियां थी। राजेश से पूछा गया तो उसने बताया कि यह अनुपमा है। अनुपमा का शरीर इस डीप फ्रीजर में पैक है। एक एक कर सभी पॉलीथीन डीप फ्रीजर से बाहर निकाले जाते हैं। कुल 35 पॉलीथीन थी। यह सब देखकर अनुपमा के भाई ASK चौधरी की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी फूल सी नाजुक बहन का ऐसा हश्र होगा। पुलिस ने राजेश से पूछा कि अनुपमा के शरीर का बाकी हिस्सा कहाँ है, तो वह जमीन पर बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। बताया कि शरीर के बचे हिस्से को मसूरी के पहाड़ों में फेंक आया है। राजेश ने अपनी खूबसूरत बीवी अनुपमा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, उसने खुद पुलिस वालों को पूरी दास्तान सुनाई। 1992 में राजेश गुलाटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। वह MCA कर रहा था। अनुपमा पटेल भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान दोनों की नज़रें चार हुई और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों की जाति अलग थी। उन्हें लगा शायद घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी बीच पढ़ाई पूरी हो गई और राजेश गुलाटी को अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है और अनुपमा को साथ लेकर अमेरिका चला जाता है। 10 फरवरी 1999 यही वह दिन था जब दोनों शादी कर सेटल्ड हो जाते हैं। अनुपमा ने भी MCA किया था, इसलिए उन्हें भी आसानी से नौकरी मिल जाती है। दोनों की जिंदगी सुकून से कटने लगती है। दोनों के घरवाले उनकी शादी पर मुहर लगा देते हैं। इसी बीच अनुपमा जुड़वा बच्चों की मां बन चुकी होती है। 2 बच्चों के एक साथ पैदा होने के बाद राजेश और अनुपमा को उनकी परवरिश में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अनुपमा के कहने पर राजेश वापस हिंदुस्तान लौट आता है। अनुपमा दोनों छोटे बच्चों को लेकर दिल्ली में अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है और राजेश नौकरी की तलाश करता है। कुछ दिनों के बाद ही कोलकाता में उसे बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। राजेश अब कोलकाता में रहने लगता है और अनुपमा दिल्ली में रहकर बच्चों की परवरिश करती है। कोलकाता में राजेश जिस सोसाइटी में रहता था, बगल में ही रहने वाली एक खूबसूरत महिला पर उसका दिल आ गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। कुछ समय बाद राजेश के कारनामों की भनक अनुपमा को भी लग जाती है।
वह गुस्से में आग बबूला होकर कोलकाता धमक पड़ती है। राजेश के फ्लैट पर पहुंचकर अनुपमा में जमकर हंगामा किया। बात पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट में केस हो गया। कोर्ट ने फैसला दिया कि राजेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की परवरिश के लिए उसे हर महीने 20,000 रुपए देगा। कोर्ट में राजेश और अनुपमा आपस में समझौता करते हैं कि बीती बातों को भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। राजेश कोलकाता छोड़ देता है। अब वह देहरादून में किसी कंपनी की नौकरी करने लगता है। अनुपमा भी यहाँ बच्चों के साथ रहने लगती है। वैसे तो उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, पर अनुपमा के दिल और दिमाग में राजेश के प्रति बेवफाई का दाग रह गया था। इस मुद्दे को लेकर उसके बीच आए दिन कलह होने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। 17 अक्टूबर 2010 रात में दोनों बच्चे सो चुके थे। राजेश और अनुपमा के बीच झड़प शुरू हो गई। जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान आवेश में आकर राजेश अनुपमा को जोरदार धक्का देता है। धक्का लगने से अनुपमा का सिर बेड से टकरा जाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। आधे घंटे तक उसे होश नहीं आया। राजेश सोचता है कि अनुपमा पहले ही उस पर एक मुकदमा दर्ज करा चुकी है और मुकदमा दर्ज ना करवा दे, इसलिए उसका काम तमाम करना जरूरी है। वह घर में रखी हुई रुई ले आता है और अनुपमा के मुंह में ठूंस देता है। आखिरकार दम घुटने से अनुपमा की मौत हो जाती है। राजेश ने अनुपमा के शव को उठाया और बाथरूम में रख दिया। वह रात भर सोचता रहा कि आखिर लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। बाहर लेकर जाने पर देख लिए जाने का डर था। फिर राजेश के दिमाग में खतरनाक प्लान आया। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह सुबह वह दुकान जाता है और डीप फ्रीजर खरीद कर ले आता है। थोड़ी देर बाद फिर बाजार जाता है और लकड़ी काटने वाली कटर मशीन ले आता है। तीसरी बार बाजार जाता है और दूसरी दुकान से आरी खरीदता है। उसने अनुपमा की लाश को डीप फ्रीजर में रख दिया। रात को जब बच्चे सो गए तब पहले लाश का पैर काटा, फिर हाथ, ऐसे करके उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। करीब 72 पॉलीथीन में उसने टुकड़े भरकर डीप फ्रीजर में रख दिए। अब जब भी उसे कभी छुट्टी होती तो राजेश अपने बच्चों को लेकर कभी देहरादून तो कभी मसूरी वगैरह घूमने के लिए निकल जाता। साथ में वह पॉलीथीन के 1 या 2 टुकड़े भी लेता और पहाड़ों में फेंक देता। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया। राजेश अनुपमा की लाश को ठिकाने लगाता गया। डीप फ्रीजर में रखे गए लाश के टुकड़े बर्फ बन चुके थे। उसमें बदबू नहीं आती थी। राजेश ने हॉलीवुड की कोई फिल्म देखी थी जहां से उसे इस तरह लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला था। उसने अपने जुड़वा बच्चों और ससुराल वालों को बताया कि अनुपमा नाराज होकर कहीं चली गई है। बच्चों को भनक तक नहीं लगी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह जिम्मेदारी के साथ बच्चों को सुबह तैयार करता, नाश्ता कराता और स्कूल छोड़कर आता था। राजेश ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अनुपमा की हत्या की सच्चाई छिपाने की पुरजोर कोशिश की। 2 महीनों तक उसने लाश को डीप फ्रीजर में छिपाए रखा। राजेश अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब होता दिख रहा था, पर एक गलती उस पर भारी पड़ गई। अनुपमा के फोन से उसके भाई ASK चौधरी के मोबाइल पर मैसेज करना राजेश के लिए घातक बन गया। बहनोई को शक हो गया था। उसने पुलिस थाने में SHO से अकेले में कहा भी था कि अनुपमा के बारे में उसके जीजा को कोई ना कोई जानकारी जरूर है। अनुपमा का जो फोन 57 दिनों से बंद था, उससे अचानक से मैसेज कैसे आ गया? बहनोई ने पुलिस के सामने जीजा को लेकर शक जाहिर कर दिया था। इसलिए पूछताछ के दौरान पुलिस शुरू से ही राजेश पर सख्ती बरत रही थी। राजेश काफी पढ़ा लिखा था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, पर
उसके इस जुर्म ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। 1 सितंबर 2017 को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 लाख जुर्माना भी भरना पड़ा। ये पैसे जुड़वा बच्चों की परवरिश के लिए उसके नाना नानी को सौंप दिए गए। और हाँ, 2010 से जेल में कैद चल रहे राजेश गुलाटी अब 11 साल बाद 2021 में एक बार फिर बाहर की दुनिया देखने की, अपने जवान हो चुके बच्चों से मिलने की और उन्हें नज़र भर देखने की ख्वाहिश जताता है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। कोर्ट उसे इसकी इजाज़त नहीं देती और कहती है कि उसके जैसे इंसान को जेल से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है।